चलो हम लोग देखते हैं, 3 क्वेश्चन बताए ना, 4th नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th नंबर में क्या है, मीन a इक्वल टू, अच्छा c इक्वल टू a प्लस भी लिख लेते हैं, चलो और i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n i प्लस 3 और j इक्वल टू 0। ये देखो, ये सब जो लिखने का जो फॉर्मेट है देख लेना। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग का है। और j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू n j प्लस प्लस। x इक्वल टू y प्लस जेड। आप देखो, ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना है, ठीक? क्योंकि पहले देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। हर क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिकली एनालिसिस करना है, वो जितना भी नया नया चीज है सब कवर हो जाए क्वेश्चन के थ्रू, बस पर्पस यही है। इसको और थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, और k इक्वल टू 0, k लेस देन इक्वल टू n k इक्वल टू k माइनस 5। p इक्वल टू q प्लस r। इसके बाद में मेन e इक्वल टू f प्लस g। हो गया ना? हो गया, बस यही क्वेश्चन है। अब इतना लंबा है तो ज्यादा सोचना नहीं है। हम लोग कर क्या रहे थे, सोचो, याद करो। हम लोग स्टार्टिंग से क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे जो कोई भी स्टेटमेंट है जो कितना टाइम्स रन कर रहा है, यही देख रहे थे ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यही बताया ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी प्रोग्राम का फाइंड आउट करना है, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में जितना भी स्टेटमेंट है, सब स्टेटमेंट कितना टाइम्स रन कर रहा है उसको लिख लो, और जो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा वही आंसर होगा। समझ रहे हो? यहां पर लिखो टाइम
complexity is just about finding largest loop in program। क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट अबाउट फाइंडिंग लार्जेस्ट लूप इन प्रोग्राम, मतलब कि मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स एनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। इसका मीनिंग यही है। इसके बारे में एक और भी चीज लिख सकते हो क्या अलग लैंग्वेज में, क्या जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्या है? डेफिनेशन है। डेफिनेशन है किसका? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। अब ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको देखो अच्छे से। क्या लिखा है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट अबाउट फाइंडिंग लार्जेस्ट लूप इन प्रोग्राम। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? तो एक प्रोग्राम में जितना भी लूप है, सबसे बड़ा लूप कौन सा है? फाइंडिंग लार्जेस्ट लूप। देखो, फाइंडिंग लार्जेस्ट लूप मतलब कि एक प्रोग्राम में लार्जेस्ट लूप जो है उसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जो लार्जेस्ट लूप है, लार्जेस्ट लूप इन प्रोग्राम। लार्जेस्ट लूप का मतलब क्या है भाई? तो लार्जेस्ट लूप का मतलब क्या है? मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स एनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। लार्जेस्ट लूप का मतलब क्या है? कि कोई भी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट जो होगा, जो भी स्टेटमेंट, वही लार्जेस्ट लूप है। जो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा वही लार्जेस्ट लूप है। इसको एक और लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मीनिंग ही यही है कि फाइंडिंग लार्जेस्ट लूप इन प्रोग्राम, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। समझ रहे हो? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रन कर रहा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका मतलब उस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही है जितना कि लार्जेस्ट लूप है। नंबर ऑफ टाइम्स, जो मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन है स्टेटमेंट का, वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। यही हम लोग कर भी रहे थे, अब यही कर रहे थे ना। जिस पहले वाले क्वेश्चन में लूप नहीं था तो क्या किए थे? एक बार ही वो रन किया, एक बार रन किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हुआ था। n टाइम्स जब रन किया था तो क्या हुआ था? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हुआ था, जितना नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा। तो यही यहां पर भी है। ये डेफिनेशन है, इसको क्या करना है? इसको ध्यान में रखना है, अलग से याद नहीं करना है, समझ लेना है। ये समझने का ही चीज है, कोई रट कर लिखने का चीज है नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा। क्या है भाई? अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका मतलब क्या? कोई प्रोग्राम कितना टाइम में रन करेगा। तो प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? प्रोग्राम में बहुत सारा स्टेटमेंट ही तो होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स ही है ना, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा
वही उस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। समझ रहे हो बात को? तो आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये देखो क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट कितना सारा है, कितना स्टेटमेंट है देखते हैं। देखो एक स्टेटमेंट है E इक्वल टू एफ प्लस जी, ये भी एक स्टेटमेंट है P इक्वल टू क्यू प्लस आर। इसके बाद ये भी एक स्टेटमेंट है X इक्वल टू वाई प्लस जेड। तीन ही स्टेटमेंट है ना, समझ रहे हो? कोई बड़ा सा प्रोग्राम अगर लिखा रहे, बोल दे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करो, तो क्या करना है, पहले उस प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट है उसको फिगर आउट कर लेना है, उसको मार्क कर लिए। देखो मार्क किए क्या, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, मार्किंग हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सब स्टेटमेंट का इंडिविजुअली देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ टाइम से रन करेगा। अब देखो इस प्रोग्राम में जब आएंगे, इंटर करेंगे, मेन के बाद यहां आए तो क्या आया, स्टेटमेंट ही खुद आ गया E इक्वल टू एफ प्लस जी। अब कितना बार रन करेगा, इसके पहले कोई लूप है क्या, नहीं है, सिंपल एक बार ही रन करेगा, एक ही स्टेटमेंट है ना, एक बार रन करेगा। मतलब कि कितना बार रन किया, एक बार रन किया है। इसके पहले कोई लूप है सब है ही नहीं, सिंपल एक स्टेटमेंट है, एक बार रन करेगा, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, एक बार रन किया। अब रन करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आए तो देखिए क्या है, एक लूप है, फॉर लूप है। देखो लूप रहे जहां पर रुक जाना है, आराम से देखना है क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट अबाउट फाइंडिंग लार्जेस्ट लूप इन प्रोग्राम। मतलब कि लूप आ चुका है, तो लूप को देखेंगे, फॉर लूप है, फॉर लूप को अच्छे से देखेंगे। क्या है भाई, फॉर लूप का फॉर्मेट तो वही रहता है, सेम ही, इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन चेकिंग होगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी रहे, ठीक, जो चेंजिंग यहां पर लाने वाला है। तो फॉर लूप में क्या देखें, k इक्वल टू 0, जो कि इनिशियल वैल्यू k का 0 है, सही है। k लेस देन इक्वल टू n, मतलब कि n तक जाना है, k का वैल्यू 0 है, 0 से कहां तक जाना है, n तक जाना है, 0 टू n जाना है। किस तरीके से जाना है, यहां पर आएंगे तो पता चलेगा, k इक्वल टू k माइनस 5। तो k इक्वल टू k माइनस 5 है, k को बार बार माइनस कर रहे हैं अगर, कितना से, 5 से, तो 0 से n तक जाना है, यहां पर 0 लिख लिए, 0 से n तक जाना है। अब हम लोग 0 में 5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, -5 बन गया। उसके बाद फिर से 5 और माइनस करेंगे तो क्या हुआ, -10 बन गया। फिर 5 माइनस किए तो -15 बन गया। n कब तक ये पहुंचेगा, अगर n पॉजिटिव है तो ये पहुंचेगा क्या n तक, कभी नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर n का वैल्यू अगर निगेटिव है, मान लो माइनस समथिंग है, कुछ भी n का वैल्यू रहे, n का वैल्यू अगर n एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू निगेटिव में ही है, तो निगेटिव में है क्या, माइनस कुछ भी रहे तो क्या होगा, n कितना टाइम में पहुंचेगा, बार बार 5 का चेंजिंग आ रहा है, देखो 5 का चेंजिंग आ रहा है, 5 का चेंजिंग आ रहा है, कितना टाइम में पहुंचेगा, ये पहुंचेगा n डिवाइडेड बाई जितना पर स्टेप में हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पर स्टेप पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 0 टू -5, -5 टू -10, मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पर k -5 है, 5 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है हमेशा हर स्टेप में। तो n डिवाइडेड बाई 5, अगर n का वैल्यू निगेटिव है तब, अगर n का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बार बार माइनस करेंगे तो माइनस ही जाते जाएंगे, माइनस ही। अगर एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव जाता है, लेफ्ट में निगेटिव जाता है। अब n यहाँ पर कहीं, हम लोग ऐसे रास्ता जा रहे हैं, जाना इधर है, जा रहे हैं उल्टा साइड में, कभी यहाँ अप्रोच कर सकते हैं क्या, कभी नहीं जा सकते हैं। अगर n ही इस साइड है तब जा सकते हैं, कितना टाइम में, n
डिवाइडेड बाई जितना से भी डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ 5 से कर रहे हैं या 10 से कर रहे होंगे या 20 से कर रहे होंगे, मतलब कि n डिवाइडेड बाई k। ए वाला के नहीं है, ए के नहीं है। अगर ऐसा है कंफ्यूजन तो n डिवाइडेड बाई कुछ और कर देते हैं, जी क्या है, जी को कांस्टेंट है, जी है एज ए कांस्टेंट ले रहा है इसको, n बाई जी हो गया। मतलब कि ए किसके इक्वल होगा, ये n के ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्लस करे या माइनस करे या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, कोई डिफरेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग n को कैसे लेते हैं, बीगो फॉर्मेट में लेते हैं। समझ रहे हो बात? मतलब कि जो भी रहेगा बीगो है जो कंज्यूम कर जाएगा। अगर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो रहा हो तो बीगो n ही आया। तो ये निगेटिव में बार बार माइनस करेंगे तब n का वैल्यू जब निगेटिव रहेगा तब इतना टाइम लगेगा। अगर n का वैल्यू पॉजिटिव है तब माइनस करने पर तो नहीं जाएगा, लेकिन इसको अगर प्लस बना लेते हैं, k इक्वल टू k प्लस 5 कर लेते हैं, तब तो n भी पॉजिटिव है, हम लोग भी पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव को ही अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब यहां से उतना ही पॉजिटिव जाने में कितना टाइम लगेगा, तो जितना नेगेटिव जाने में टाइम लगा हमको इस रास्ते से आने में, उतना ही पॉजिटिव में भी टाइम लगेगा ना। मतलब कि यहां पर क्या हो गया, n डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगेगा, जितना से इंक्रीमेंट हो रहा है 5 से हो रहा है, मतलब n बाई 5 लगा, n बाई 5 लगा। n बाई 5 का मतलब क्या है, बीगो n ही तो है, क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो बीगो n है। मतलब कि ए फॉर लूप के अंदर में ये है, इस फॉर लूप पर ए स्टेटमेंट डिपेंड कर रहा है। देखो ये फॉर लूप है, इसके अंदर में है ए स्टेटमेंट है जो इस फॉर लूप पर डिपेंड कर रहा है, और किसी नीचे वाले पर डिपेंड करेगा क्या, है नहीं करेगा। नीचे वाले फॉर लूप और भी लूप है, देखो यहाँ भी लूप है, यहाँ भी लूप है, लेकिन नीचे से कोई मतलब नहीं है इसको, है क्योंकि यहाँ से बाद जब ये लूप से बाहर आ जाएगा फॉर लूप से, तो बैक नहीं कभी जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट किस लूप पर डिपेंड कर रहा है ये भी देखना है, तभी तो लार्जेस्ट लूप फाइंड आउट कर सकते हो। लार्जेस्ट लूप फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट को ही देखना है ना। क्या है यहाँ पर, मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स एनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हो रहा है एक्चुअली। अब लूप के चलते ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट है किस पर डिपेंड कर रहा है, इस फॉर लूप पर डिपेंड कर रहा है। तो k इक्वल टू 0, k लेस देन इक्वल टू n, k अगर n पॉजिटिव है तो प्लस करके जा रहे हैं, n निगेटिव वैल्यू रहता तो माइनस करके जाते, लेकिन टाइम कितना लगता, बीगो n ही लगेगा। यहाँ पर अभी बताए बीगो n टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि n बाई 5 आ रहा है ना, तो मतलब कि इसका टाइम कितना लगा, कितना नंबर ऑफ टाइम से एग्जीक्यूट कर रहा है ये स्टेटमेंट। n लिखते हैं अभी, n बाई 5 है, बीगो n भी लिख लेंगे, बीगो n ही लिख देते हैं, चलो बीगो n हो गया। ए 1 टाइम रन किया है, ए बीगो n टाइम रन किया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए क्या, फॉर i इक्वल टू, पहले इस साइड में जो रफ किए हैं इसको हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से रफ करेंगे। सिंपल देखते रहना, हर इंडिविजुअल स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन से लूप पर डिपेंड कर रहा है और वो लूप कितना टाइम्स रन करवाएगा स्टेटमेंट को। ए स्टेटमेंट इस लूप पर डिपेंड कर रहा है और ये लूप कितना टाइम्स इसको रन करवा रहा था, n बाई 5, जो कि बीगो n बना, तो इतना टाइम्स बीगो n टाइम्स ए रन किया है। इसके आगे हम लोग आएंगे, तो यहाँ क्या है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू i प्लस 3।
समझ रहे हो बात? बार बार 3 से इंक्रीज हो रहा है, 0 से कहां तक जाना है, n तक जाना है। इंक्रीज कितना हो रहा है, 3, मतलब कि 3 जब इंक्रीज होगा तो टाइम कितना लगेगा, इसको लगेगा n, इसको लिखते हैं ब्लू पेन से। आप बताएंगे ब्लू पेन से क्यों लिखे हैं। एक कितना नंबर ऑफ टाइम से लूप रन करवाएगा, नीचे जो भी चीज है इसके अंदर में कितना नंबर ऑफ टाइम्स रन करवाएगा, n/3। यहां पर क्या था, यहां पर था n/5, जिसको बिगो n भी लिख सकते थे। यहां भी n/3 है, बिगो n भी लिख सकते हैं, अभी छोड़ देते हैं, बाद में लिख लेंगे, या अभी भी लिख सकते हैं, यहां पर बिगो n लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये फॉर लूप है जो इसके अंदर में जो कुछ भी है, इसके अंदर में जो कुछ भी है उसको n/3 टाइम्स रन करवाएगा। अब हो सकता है इस लूप के अंदर में एक स्टेटमेंट हो, जैसे इस लूप के अंदर में, ये फॉर लूप के अंदर में एक स्टेटमेंट था, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक लूप के अंदर में एक और भी लूप हो, जैसा कि यहां पर है, देखो यहां पर यही चीज है ना, ये फॉर लूप के अंदर में यहां से लेके देखो यहां पर क्लोज हुआ है, ये पूरा चीज है जो इस फॉर लूप के अंदर में ही है, इस फॉर लूप के अंदर में ही पूरा एक लूप भी है, एक स्टेटमेंट भी है। इसी को देखना है, बहुत आराम से देखना है। क्या भाई, ये लूप है जो अकेले n/3 टाइम्स रन करवाएगा, इसके अंदर में जो कुछ भी रहे। तो देखेंगे इसके अंदर में आकर, एक बार लूप के लिए लिख लीजिए ना यहाँ पर, इसके अंदर आकर देखेंगे। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअली हम लोग को लूप नहीं, हम लोग को स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, जो किसी भी लूप के चलते मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना वो रन कर रहा है, या फिर लार्जेस्ट लूप बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, मेनली हम लोग को इस पर ही फोकस करना है, या फिर लार्जेस्ट लूप का भी सेंस वही होता है। तो लूप है, इसके अंदर में एक लूप है, देखते हैं ये लूप कहां तक जाएगा। इस लूप के बारे में देखो, j = 0, j <= n, j++, मतलब 0 से n जा रहा है j का वैल्यू, बार बार एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितना टाइम लगता था, 1 to n जाना है, 0 to n जाना है। अभी पहले हम लोग देखे थे क्या, 1 to n जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 1 2 होगा, 1 से रहेगा, 1 से स्टार्ट होगा, एक का डिफरेंस है, एक को इग्नोर करते हैं, कांस्टेंट है। तो 0 से n जाना है, बार बार इंक्रीमेंट 1 हो रहा है, मतलब कि ये स्टेटमेंट कितना बार रिपीट होगा। ये लूप है, ये लूप के चलते ये स्टेटमेंट कितना बार रिपीट होगा, n टाइम्स होगा ना, n टाइम्स ही होगा ना। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इस लूप के चलते कितना बार होगा, इस लूप के चलते n टाइम्स होगा। लेकिन ये लूप कितना बार चलेगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर लूप के अंदर में ये लूप है, मतलब कि जब i = 0 होगा, i <= n, जब ये सही होगा इसके बाद नीचे आएगा और इस पूरे लूप को एक बार रन करवाएगा। समझ रहे हो बात, i = 0 के लिए ये लूप एक बार रन करेगा। ये लूप एक बार रन करने का मतलब क्या है, ये पूरा लूप में j = 0, j <= n, j++ n टाइम्स रन कर गया। मतलब i का एक वैल्यू के लिए ये n टाइम्स रन कर रहा है। जब i का वैल्यू 1 होगा तो फिर से ये n टाइम्स रन करेगा, जब i का वैल्यू 2 होगा तो फिर से ये पूरा कितना टाइम रन करेगा, n टाइम्स रन करेगा। समझो, आराम से समझो इस बात को। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि सिंपल
एक लूप है, एक लूप के अंदर में एक स्टेटमेंट है। चेक कर ले रहे थे आराम से क्या क्या अच्छा एक लूप के अंदर में एक स्टेटमेंट है ना, तो लूप जितना टाइम रन करवाएगा उतना बार रन करेगा। लेकिन अब क्या है, लूप के अंदर में लूप है, यहां पर क्या है, इस लूप के अंदर में एक लूप है। तो आई का वैल्यू जब 0 होगा, उसके बाद कंडीशन चेकिंग हुआ, फिर यहां जब नीचे आया, इसके अंदर में देखो इसके अंदर में जो कुछ भी है सब रन करेगा ना, इस लूप के अंदर में जो कुछ भी रहेगा सब रन करेगा ना। तो जब एक बार इंटर करता है यहां से, तो यहां पर फिर से एक लूप मिलता है, j इक्वल टू 0 से j लेस देन इक्वल टू n तक जाना है, प्लस प्लस है ऑपरेटर, इस स्टेटमेंट को n टाइम्स रन करवा देता है। i का एक ही वैल्यू के लिए इसको n टाइम्स रन करवाता है। फिर जब फेल होता है यहाँ कंडीशन में, तब यहां से है जो ये जो लूप है अंदर का इंटरनल लूप है, ये इससे बाहर आता है, इससे बाहर आया तो, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, ऊपर वाले फॉर लूप का है, इसके बाहर तो नहीं आया ना, यहाँ ही आया है ना, फिर तो यहां से घूम कर जाएगा ना इसमें, क्योंकि जब तक ये ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगा, ये जो ब्रैकेट है ऊपर वाले फॉर लूप का, देखो फॉर लूप के अंदर में लूप है, यहाँ पर क्या है, फॉर लूप है जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ही एंड हुआ है, बस इतना ही है। ये फॉर लूप क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाकर एंड किया है, देखो एंड यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ, इसके अंदर में जितना भी चीज रहेगा इसका हर एक वैल्यू के लिए रन करेगा। ठीक, इसका एक i इक्वल टू 0 के लिए ये कितना बार रन करवाता है, j के चलते, ये जो फॉर लूप है इसमें j का जो लूप में चल रहा है, इसके चलते इसको n टाइम्स रन करवा देता है इसका एक वैल्यू के लिए। फिर i का वैल्यू जब 0 से 1 होता है तो फिर से n टाइम्स रन करवाता है, फिर जब 2 होता है तो फिर से n टाइम्स रन करवाता है, 3 होगा n टाइम्स रन करेगा, तो इसका हर एक वैल्यू के लिए ये n टाइम्स रन करेगा। तो ये जो लूप है खुद ही n/3 टाइम्स रन कर रहा है, समझ रहे हो बात, जब खुद ही n/3 टाइम्स रन कर रहा है, इसका हर एक वैल्यू के लिए n टाइम्स रन कर रहा है, मतलब कि टोटल कितना रन किया, टोटल n/3 जो है एक वैल्यू के लिए अगर n रन कर रहा है तो n/3 जब ये वैल्यू होगा तो कितना रन करेगा, n/3 इंटू n, समझ रहे हो, सिंपल सोचो। एक तरीका क्या है कि हम यहां पर एक आदमी A है, यहां पर एक आदमी B है, A है जो B को 1 रुपया दे रहा है, हर एक सेकंड में 1 रुपया दे रहा है, 1 रुपया आया, अगला सेकंड 1 रुपया आया, अगला सेकंड 1 रुपया आया, अगला सेकंड 1 रुपया आया। लेकिन मान लो ये है जो हर एक सेकंड में 20-20 रुपया दे रहा है, 20-20 रुपया दे रहा है, और टोटल ये अगर 50 टाइम से करता है काम, तो जब 1-1 रुपया दे रहा होगा तो टोटल बी को कितना मिला, हर एक सेकंड में 1 रुपया, तो 50 सेकंड में कितना मिला इसको, 50 सेकंड में 50 रुपया मिला। क्यों, क्योंकि 50 सेकंड इंटू एक बार में जितना मिला है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तभी ना 50 रुपया आता है। 1 सेकंड में 1 रुपया मिल रहा है और बोल रहे हैं कि 50 सेकंड तक यही काम चला है, तो 50 सेकंड टाइम इंटू हर 1 यूनिट टाइम जितना ट्रांसफर हुआ है, एक ट्रांसफर 1 रुपया, तो 50 होता है वैल्यू इसका। तो अगर 20-20 रुपया हर एक टाइम में देंगे तो क्या होगा, हर सेकंड में 20 रुपया, हर सेकंड में 20 रुपया, टोटल कितना हो गया, टोटल 50 सेकंड में कितना हुआ, 50 गुने 20, जो भी वैल्यू इसका है 1000 वैल्यू है, लेकिन जो भी वैल्यू हो 50 इंटू 20 किए हैं हम लोग, इस चीज को ध्यान दो। क्यों, क्योंकि हर सेकंड में 20 रुपया ट्रांसफर किए, इसलिए जितना टाइम है यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई कर दिए। बस वही चीज यहाँ भी है कि इसका एक वैल्यू के लिए ये n टाइम्स रन कर रहा है लूप, i का एक वैल्यू के लिए ये लूप है जो n टाइम्स रन कर रहा है। तो 2 वैल्यू के लिए कितना रन करेगा, 2 इंटू n, 3 वैल्यू के लिए
तीन वैल्यू के लिए 3 इंटू एन, 4 के लिए 4 इंटू एन, 20 के लिए 20 इंटू एन, 100 के लिए 100 इंटू एन। तो n/3 के लिए कितना, n/3 के लिए n/3 इंटू एन। मतलब कि ए लूप और ए लूप टोटल मिलाकर इस स्टेटमेंट को कितना बार रन करवाया, ये दोनों के चलते ये स्टेटमेंट कितना बार रन किया है, ये स्टेटमेंट रन किया n/3 इंटू एन। यही हुआ ना, इक्वल टू कितना हो गया, n²/3, n² डिवाइडेड बाई 3। यही हुआ ना, n²/3 है। हम स्टार्टिंग से क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। कांस्टेंट से अगर प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट को हटा देंगे। जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीगो n²। तब इस साइड में लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना हुआ, बीगो n² ना, इसका वैल्यू हो गया बीगो n²। इसके बाद एक और स्टेटमेंट पहले आया था, इसका वैल्यू कितना था, n/5, मतलब बीगो n, इसका है बीगो n। इसके ऊपर वाले क्या है, 1 है, बीगो 1 लिख लेते हैं, इसका है बीगो 1। अब ये तीनों में इसके चलते ये इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये कितना बार भी रन करे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कितना बार भी रन करे इसको नहीं कोई फर्क पड़ता है। इसको फर्क यही पड़ता है, इस फॉर लूप के चलते फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर में पूरा लूप है, इसके अंदर में ये है। समझ रहे हो बात को। तो जिससे फर्क पड़ता है उसको मल्टीप्लाई किए, ये जितना है ये दोनों का वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दिए। इसका वैल्यू n है, इसका वैल्यू n/3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किए n/3 इंटू एन। लेकिन जिस लूप से नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, इंटू n/5 क्यों नहीं किए, ये वाला भी तो लूप है, क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर हो सकता था n/3 किए हैं तो n/5 भी करते, नहीं किए हैं ना। इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि इस फॉर लूप से इसके अंदर के इस स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये फॉर लूप अलग है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लूप था, फॉर लूप, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ आकर कंप्लीट होता है, ये पूरा चीज है जो इस लूप के अंदर में था, इसलिए इसको फर्क पड़ रहा है यहाँ से। समझ रहे हो बात। तो इसीलिए सबको इंडिविजुअली लिख लिए, इसका बीगो 1 हुआ, इसका बीगो n हुआ, इसका बीगो n² हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, समझ रहे हो क्या किए, हम लोग क्या किए, एक प्रोग्राम में सब इंडिविजुअली स्टेटमेंट को लिए हैं और सब स्टेटमेंट को अलग अलग देख लिए कितना नंबर ऑफ टाइम्स रन कर रहा है। सबको एक स्टेटमेंट ए था, इसके लिए ए लिखे, ए स्टेटमेंट के लिए ए लिखे, ए स्टेटमेंट के लिए ए लिखे। अब क्या करेंगे तो हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट अबाउट फाइंडिंग लार्जेस्ट लूप इन द प्रोग्राम। लार्जेस्ट लूप का ही बात कर रहा है। तो लार्जेस्ट कौन है, बीगो 1 है कि बीगो n है कि n² है। तो 1 और n में कौन बड़ा है, n बड़ा है, n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 तो 1 ही है। और n और n² में कौन बड़ा है, n² बड़ा है। मान लो n का वैल्यू 5 लेते हैं तो n² का वैल्यू होता है 25, ऑब्वियसली बड़ा है। मतलब कि सबसे लार्जेस्ट कौन है, n² लार्जेस्ट है। मतलब कि इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ बीगो n²। क्यों हुआ बीगो n², क्योंकि सबसे लार्जेस्ट लूप जो है n² टाइम्स ही रन कर रहा है। बीगो क्यों लगाया, बीगो वही कांस्टेंट को हटाने के लिए लगाया है, कोई कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है। एप्रॉक्स एनालिसिस है, समझ गए ना।
लूप को देखना है, सब लूप को, कौन सा लूप किस स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है, बस यही देखना और कुछ नहीं देखना है। तब देख लिए हो क्या, जो किस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट का समझ में आ गया होगा। कुछ लोग को अगर नहीं कुछ समझ में आया है तो एक बार रिपीट करके देखो, बहुत अच्छा से बताया हुआ समझ में आ जाएगा। और समझ गए हो जो, आगे का देखते हैं, थोड़ा और चेंजिंग लाएंगे क्वेश्चन में। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक लूप को हम लोग देख लिए कि मल्टीपल लूप्स जब एक के अंदर एक रहे तब क्या करना है। अब कुछ और चेंजिंग क्या ले सकते हैं, इनिशियल वैल्यू में कुछ चेंज कर दें, या फिर यहां पर कुछ कंडीशन में चेंज ले आए, या फिर यहां पर कुछ ले आए। तो लूप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, जिस रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डिफरेंशियल को हटा देते हैं, ठीक, या फिर हटा ही देते हैं, या रहने दे, छोड़ो। देखिएगा, मान लो कोई और क्वेश्चन में भी देखिएगा, ये इतना में ऐसे हम लोग का काम हो जाएगा। इतना खाली खाली बोर्ड का क्या करेंगे बताओ। अरे देखो, अभी तक समझ में आ रहा है ना। स्टार्टिंग में लग रहा था कि कैसे क्या एनालिसिस है, कैसे टाइम देखेंगे, बिना सिस्टम को देखे हुए कैसे बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा। लेकिन अब क्या समझ में आया कि हम लोग सिस्टम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि सिस्टम का काम ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, जो कोई भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट जो रन करना है, एक स्टेटमेंट कितना बार रन कर रहा है, हम लोग उसी को एक्चुअली देख रहे हैं। तो कितना टाइम्स रन कर रहा है उसको देखने के लिए सिस्टम में क्या जरूरत है, सिस्टम कोई भी हो, नंबर ऑफ टाइम्स जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स जो एग्जीक्यूशन हो रहा है स्टेटमेंट का, वो सिस्टम पर थोड़ा ही डिपेंड करेगा। आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, हम लोग पानी भी पी लो। चलो, इसके आगे का एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। बहुत आराम से देखना, जैसे अभी तक हम लोग देखते आए हैं ना, बहुत आराम से इसको भी देखना है। सेम वही टाइप का प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर तो सेम ही है। मेन, एक फॉर लूप है, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू i इंटू 2, x इक्वल टू y प्लस जेड। बस आप बोलोगे अभी इतना लंबा प्रोग्राम था, इतना छोटा कैसे हो गया? इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है।
देखो एक बार अच्छे से, वो छोटा चेंजिंग है। पहले क्या था प्रोग्राम, मेन था, एक फॉर लूप था, सेम वही है, यहां भी स्ट्रक्चर वही है। लेकिन देखो फॉर लूप कैसा है, यहां पे पढ़ते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i का इनिशियल वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू i इंटू 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। पहले क्या कर रहे थे, या तो प्लस कर रहे थे या तो माइनस कर रहे थे। तो i से, i अगर 1 है, 1 से n तक में अगर प्लस प्लस करते जाएं या फिर माइनस माइनस करते जाएं सेम कांस्टेंट वैल्यू से, तो टाइम उतना ही लगता है। अब सिंपल सोचो, 1 से 100 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद 50 आएगा, 60 आएगा, 70 71 80 आएगा, 90 91 92 करते 98 99 100। तो कितना टाइम लगा, अगर एक स्टेप जाने में यूनिट टाइम लग रहा है तो 1 से 100 तक जाने में 100 यूनिट टाइम लगा है। अब उसी को रिवर्स में अगर काउंटिंग करते हैं, 100 99 98 97, अगर रिवर्स में आ रहे हैं 100 99 98 97 96 95 90, फिर 80 आएगा, फिर 70 आएगा, 60 आएगा, 50 आएगा, करते करते 10 आएगा, 9 8 7 6 करते जाएगा, 3 2 1। इसमें क्या हुआ, सिंपल सोचो, एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन में 0 है, 0 से इस साइड में इतना पॉजिटिव जाना है या इस साइड में इतना पॉजिटिव जाना है, टाइम तो सेम ही लगेगा ना। अगर ए वैल्यू ए भी n है और ए माइनस n है, अगर तो इस साइड में जाए या इधर आए सेम टाइम लगेगा। सेम उसी तरीके से 0 से n तक जाए या n से 0 तक आए, समझो बात को, 0 to n जाए या n to 0 जाए, टाइम तो सेम ही लगेगा ना। तो प्लस माइनस जो रहेगा टाइम सेम कंज्यूम करेगा। यहां पर प्लस माइनस का बता चुके हैं, प्लस का बताया है, माइनस का ऑटोमेटिकली सेम टाइम लग गया। अब इनटू का आ गया है, मतलब कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब किस तरीके से होगा, तो हम लोग देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे और आसान है भी। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n जा रहे हैं, 1 से n तक तो जा रहे हैं, ठीक। 1 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, n तक तो जा रहे हैं, लेकिन प्लस करके नहीं जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं। मतलब क्या, पहले 1 होगा, फिर इंटू 2 करेंगे, देखो मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो यहां पर लिख लेते हैं इंटू 2 करना है, ठीक। 1 है, इंटू 2 किए, 1 से 2 पर पहुंचे, 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 पर पहुंचे, 4 से फिर 4 का 2 टाइम 2 टाइम्स, 4 2 जा 8 पहुंचे, फिर 16, फिर 32, फिर 64, उसके बाद 128। 128 अगर 100 लेते हैं इसका वैल्यू, n का वैल्यू, 128 में एक कंडीशन फेल हो गया, ठीक। 1 2, तो देखो O1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, O1 को 2 पावर 0 भी तो लिख सकते हैं ना। 2 को क्या लिखेंगे, 2 पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 पावर 2, 8 को 2 पावर 3, 16 को 2 पावर 4, 32 को 2 पावर 5, 64 को 2 पावर 6, 128 को 2 पावर 7 लिख सकते हैं ना। समझ रहे हो बात को, जो भी क्वेश्चन है आराम से समझ लेना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़े, क्वेश्चन देखकर ऑटोमेटिकली माइंड काम करे उस तरीके से।
कंसेप्ट को समझ लेना है, याद रहेगा, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक, इनटू 2 बार बार कर रहे हैं। मतलब कि अब देखो यहां से यहां तक जाने में 1 2 4, इसको ऐसे लिख दीजिए जब इस फॉर्मेट में 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, लास्ट में 2 पावर 7 तक गए, ठीक। तो इसको जब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग तो क्या दिखता है कि 2 तो नंबर तो सेम ही है, नंबर जो है सब में देखो 2 का पावर है, 2 का पावर, 2 का पावर, मतलब कि नंबर हमेशा ही सेम है, 2 में चेंजिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 का पावर 0 है तो 3 का पावर 1 हो गया, नहीं, 2 सब में है, नंबर सेम है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज पावर में हो रहा है। बार बार देखो पावर चेंज कर रहा है, 0 1 2 3 4, मतलब कि पावर चेंज होते जा रहा है, वेरी कर रहा है पावर। मतलब कि मान लेते हैं के मान लेते हैं के का कभी वैल्यू 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, 2 पावर के मान सकते हैं ना। तो मान लिए 2 पावर के हो गया। के का अलग अलग वैल्यू है अलग अलग टाइम में। कब तक के का वैल्यू बढ़ते रहेगा, के का वैल्यू कब तक बढ़ रहा था, मान लो n का वैल्यू 100 लिए थे तो 2 पावर 7 में फेल हो गया था ना, ये 2 पावर 6 तक बढ़ा था ना। क्यों? क्योंकि 2 पावर 6 क्या है, 64 लेस देन 100 है, तब तक सही था। 2 पावर 7 128 हुआ, 128 लेस देन 100 फेल हो गया। तो मतलब 2 पावर k का वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू n है तब तक k का वैल्यू बढ़ेगा। 2 पावर k का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तब तक k का वैल्यू बढ़ेगा। समझ रहे हो बात? मैक्सिमम k का वैल्यू कितना होगा, 2 पावर k का वैल्यू n तक पहुंच जाए या n से थोड़ा कम रहे, n को एक्सीड नहीं कर सकता है 2 पावर k का वैल्यू, ठीक। तो यहां क्या है, 1 वैल्यू है इसका i का, बार बार इंटू 2 कर रहे हैं, ठीक। समझ रहे हो बात को? कहां तक जाना है, i लेस देन इक्वल टू n जो वहां पर किए हैं, i में बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो i इंटू 2, फिर से इंटू 2, फिर से इंटू 2, बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पावर 0 था, केवल i जब है, i का वैल्यू 1 है तो पावर 0 हुआ, फिर पावर 1 हो गया, फिर पावर 2 हो गया, फिर पावर 3 हो गया, ऐसे बढ़ते जा रहा है पावर। मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, i इंटू 2 पावर i इंटू 2 पावर के लेस देन इक्वल टू n। तो लेस इससे जस्ट छोटा रहे या बराबर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक का ही अंतर आता है ना। हम लोग देखिए है ना, अगर इक्वल टू n करते हैं तो 100 इक्वल टू, अगर n का वैल्यू 100 है तो 100 इक्वल टू 100 है जो सेटिस्फाई करता है, और लेस देन n करते हैं तो 99 सेटिस्फाई करता है। प्लस वाले में देखे थे एक ही स्टेप का डिफरेंस होता है ना, तो जब एक स्टेप का ही डिफरेंस है तो हम लोग लेस देन इक्वल टू ना लिख करके हम लोग इक्वल टू लिख लेते हैं। एक का ही तो अंतर है, एक क्या है, कांस्टेंट है। प्रायरी में कांस्टेंट को तो ऐसे ही छोड़ते हैं कि बीगो तो लिखते ही है। तो i इंटू 2 पावर k इक्वल टू कितना हुआ, n हो गया, ठीक। अब i का वैल्यू कितना है, i का इनिशियल वैल्यू क्या है, i का इनिशियल वैल्यू 1 है, तो i का वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो 1 मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 2 पावर k कितना रह गया, 2 पावर k ही बच गया। तो 2 पावर k इक्वल टू n है, तो k का कितना वैल्यू होगा, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। देखो यहां से 1 से 2 गया, ये जो स्टेटमेंट है एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर जब 2 से 4 गया फिर से एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर 4 से 8 गया फिर से एक बार एग्जीक्यूट किया। तो जितना स्टेप है, मतलब कि जितना बार
देखो यहाँ पर 2 का वैल्यू 2 है ना, तो देखो 2 बार एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पावर वैल्यू 3 है तो 1 2 3 बार एग्जीक्यूट किया। 4 है तो 4 बार एग्जीक्यूट किया। 5 है तो 5 बार। मतलब कि पावर का जो वैल्यू होगा उतना ही टाइम इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। तो पावर में क्या है, पावर में k है ना, पावर में k है ना, मतलब k का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स ए स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा, जो k का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो k का मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसी इक्वेशन से करेंगे। 2 पावर k इक्वल टू n तो दिया हुआ है, n हम लोग के पास में है, k को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे लॉग लेंगे, दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो क्या होगा, लॉग 2 पावर k इक्वल टू लॉग n। अब लॉग का नंबर तो हम ले लिए हैं, 2 पावर k क्या है, नंबर है। देखो एक लाइन बनाते हैं, इसके नीचे है लॉग 2 पावर k तो नंबर है, लॉग n, n तो एज ए नंबर ही देख रहे हैं, तो लॉग का बेस भी तो कुछ होगा। तो यहां जितना का पावर होगा ना, 2 पावर k है ना, तो बेस में 2 लेना। मान लो 5 पावर k रहे तो बेस में 5 लेना है, 10 पावर k रहे तो बेस में 10 लेना है। क्यों लेना है अभी बताते हैं। यहाँ ये 2 पावर k क्यों आया है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अगर ये मल्टीप्लाई होता 3 से तो यहाँ पर 3 पावर k बनता। अगर ये मल्टीप्लाई होता 7 से तो यहाँ 7 पावर k बनता। अगर ये मल्टीप्लाई होता 20 से तो यहाँ 20 पावर k बनता। तो जितना का पावर है वही बेस में लेना है। दोनों साइड में बेस ले लिए 2, बेस 2 ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लॉग का प्रॉपर्टी को समझते हैं। एक लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, जो लॉग a पावर b बेस c अगर लिखा हुआ है, ए नंबर है, a का पावर b है, बेस अगर c है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक और तरीके से, क्या कि b जो पावर है इसको यहां लेकर चले आते हैं। b जो पावर है इसको यहां लेकर चले आते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं, b इंटू लॉग a बेस c, b इंटू लॉग a बेस c। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी है। तो सेम उसी तरीके से लॉग 2 पावर k बेस 2 है, तो k तो पावर में है ना, k को हम लोग यहां ला सकते हैं ना। तो k को जब हम लोग यहां लाएंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग 2 तो एज इट इज रह गया, बेस भी 2 है एज इट इज रह गया, और k पहले आ गया है, इक्वल टू लॉग n बेस 2। अब हम लोग का इक्वेशन ऐसा कुछ आ गया है। पहले क्या था, 2 पावर k इक्वल टू n था, लॉग लिए दोनों साइड में, लॉग 2 पावर k लॉग n। अब बेस कितना लेना है, जितना का पावर है उसी को हम लिए हैं। क्यों लिए हैं, हम लोग इसलिए यही बेस लिए हैं क्योंकि देखो जब सेम बेस लिए थे, जिस पर पावर था उसी नंबर के बराबर जब बेस लिए थे, तो k तो बाद में लॉग की प्रॉपर्टी से यहां चला आया। देखो यहां चला आया k इंटू लॉग 2 बेस 2 हो गया। अब नंबर ऑफ बेस जब कॉमन होता है लॉग का, तो क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो वैल्यू कैंसिल हो गया ना। अगर डिफरेंट लेते, यहां पर कुछ भी लेते, 2 से डिफरेंट अगर यहां वैल्यू ले रहे होते तो 1 तो नहीं आता, कुछ भी आता, कोई कांस्टेंट वैल्यू कुछ रहता। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि इसका वैल्यू 1 हो जाए। इसके वैल्यू 1 करने के लिए k तो बाहर आएगा, पता है 2 पावर k इक्वल टू n है, लॉग ऑफ 2 पावर k लिए, इधर लॉग ऑफ n किए, बोथ साइड में लॉग लिए, तो k को यहां लाए, k पहले आ गया, फिर लॉग 2 बेस 2 बचा, log 2 बेस 2 बचा, इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर तो कुछ और नहीं बन सकता है,
जब ये वैल्यू 1 हो गया तो एट लास्ट हम लोग का इक्वेशन क्या बचा है, k इक्वल टू लॉग n बेस 2, मतलब कि k इक्वल टू लॉग n बेस 2। k का वैल्यू क्या आ गया, लॉग n बेस 2। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या बात किए थे, जो नंबर कितना नंबर ऑफ टाइम से यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग को देखना होगा कि ये पावर में सबसे ज्यादा वैल्यू कितना है। क्योंकि जब पावर 3 है तो देखो 1 2 3 बार रन किया था, 4 है तो 4 बार रन किया था। जितना पावर का वैल्यू इंक्रीज होता है उतना ही टाइम्स ये स्टेटमेंट रन करता है। ठीक, तो पावर में अगर k लिए हैं, k का वैल्यू अगर log n बेस 2 है, मतलब कि यह स्टेटमेंट कितना टाइम्स रन करेगा, यह स्टेटमेंट कितना टाइम्स रन करेगा, बीगो k लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा, k का वैल्यू क्या है, log n बेस 2, मतलब कि बीगो log n बेस 2। इसका क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। समझ रहे हो बात। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम लोग क्या किए, i इक्वल टू आई इंटू 2 है, तो इंटू 2 बार बार होते रहेगा, मतलब कि पावर चेंज होगा। पावर चेंज हो रहा है तो इसको एक वेरिएबल ले लिए, k ले लिए, 2 पावर k इक्वल टू इतना लाए, उसके बाद लॉग ले लिए दोनों साइड में, 2 पावर k का लॉग का प्रॉपर्टी होता है, जो पावर होता है जो पहले चलाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो k मल्टीप्लाई हो गया, log 2 बेस 2 रह गया, log 2 बेस 2 है, पावर log का नंबर और बेस दोनों सेम रहे तो वैल्यू 1 होता है। इस साइड में log n बेस 2 ही बचा हुआ था, log n बेस 2 आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, बीगो log n बेस 2। अब एक और चीज समझो कि अगर 2 है तब यहाँ बेस 2 आया है ना, क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर बेस हम लोग 2 लिए थे, तो यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट 2 लेना पड़ा था हम लोग को, इसलिए log n बेस 2 आया था। अगर 3 होता तो यहाँ पर भी 3 होता, तो यहाँ हम लोग 3 लेते, मतलब कि यहाँ ही 3 लेना पड़ता। मतलब कि अगर इंटू 2 है तो log n बेस 2 टाइम्स होगा, अगर इंटू 3 है तो क्या होगा, log n बेस 3, अगर इंटू 7 है तो log n बेस 7, अगर इंटू k रहेगा तब क्या होगा, इंटू k कोई कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट है, 2 3 4 5 6 कुछ भी, 5 10 18 20 कुछ भी रहे कांस्टेंट, तो क्या होगा log n बेस k। कोई भी कांस्टेंट रहे इस तरीके से होगा, समझ गए। मल्टीप्लाई जब यहां रहेगा, यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए जब मल्टीप्लाई करके इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई में इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज कैसे करेंगे, जब यहाँ डिवीजन होगा, डिवीजन का भी बताएंगे, इसके जस्ट अगला डिवीजन का ही बताएंगे। ये समझ गए हो कि मल्टीप्लाई जब होगा तो उस केस में क्या करना है, जितना से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जो नंबर रहे उस नंबर को लिखना है, उसका पावर में k कर लेना है, जहां तक ये जा रहा है, यहाँ n तक जा रहा है तो n किए, मान लो यहाँ लिखा रहता है n स्क्वायर तक जा रहा है, तब क्या करते, कोई दिक्कत नहीं, n स्क्वायर तक जा रहा है ना, यहाँ पर n स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर log n बेस 2 है ना, इसके जगह पर log n स्क्वायर बेस 2 बनता, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात। क्यूब रहेगा तो क्यूब बन जाएगा ये, तो ऐसा कुछ भी रहे यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, बाद में जो भी हो लॉग में मान लो यहाँ n क्यूब हो गया, n का पावर क्यूब है, 3 यहाँ चलाया, एट लास्ट log n ही बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है, बच गया अपना। लेकिन जितना से मल्टीप्लाई होते रहे, अगर मल्टीप्लाई करके बढ़ेगा वैल्यू तो log टाइम्स वो नंबर होगा जहां तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। वो log टाइम्स नंबर कैसे आ रहा है,
पहले तो n टाइम्स आया था, अभी log टाइम्स कैसे आ रहा है? तो पहले +1 जब कर रहे थे तो n टाइम्स हुआ, +5 किए तो n/5 हुआ। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अब बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं ना। जो कितना जल्दी 100 को अप्रोच कर गया, 1 से लेकर 100 जाने में 6 टाइम्स में ही 64 हो गया, 7वां टाइम से फेल हो गया। ये कितना रैपिड चेंज आया मल्टीप्लाई करने में, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है ना। जितना जल्दी जल्दी अप्रोच करेगा मैक्सिमम वैल्यू को, उतना टाइम कम लगेगा। और कोई डिस्टेंस है, सिंपल सोचो, किसी डिस्टेंस को ज्यादा स्पीड से अगर कवर करोगे कम टाइम में पहुंचोगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कमेगा। तो ये भी जान लो, अगर n है और log n है, ये दोनों में बड़ा कौन है? ये दोनों में बड़ा n है, log n छोटा है, क्योंकि किसी नंबर का log लिए हुए हैं, वो n से बहुत ही छोटा है। तो जब प्लस कर रहे थे टाइम ज्यादा लग रहा था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कम टाइम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो गया। समझ रहे हो बात? तो मल्टीप्लिकेशन के केस में है और ऐसे ही डिवीजन के केस में होगा। तो डिवीजन के लिए एक और प्रोग्राम लिखते हैं, सेम ऐसा ही प्रोग्राम, इसमें केवल डिवीजन रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिवीजन में कैसे हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं वैल्यू को। एकदम आराम से समझना, जितना भी प्रोग्राम है सब में कुछ ना कुछ नया चीज आ रहा है, इसको अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 था ना अभी, अब 6 क्वेश्चन करते हैं। क्या इसमें है? इसमें डिवीजन के लिए करना है। हम लोग क्या करेंगे? सेम वैसा ही प्रोग्राम है, मेन, एक लूप होगा यहां पर, फॉर लूप है i = 1, i <= n, i = i divided by 3। फॉर लूप के अंदर में क्या है? x = y + z। ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कितना बार रन करेगा? जितना बार फॉर लूप इसको रन करवाएगा, क्योंकि इस लूप पर ही डिपेंड कर रहा है। इस लूप कितना बार रन करवाएगा देख लेंगे हम लोग। तो करना क्या है इस बार ऐसा करते हैं, 1 है ना, 1 में बार बार डिवाइड करेंगे तो n नहीं पहुंच सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि i > 1 यहां होगा और i = n होगा। मतलब कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 2, 4, 8, 16 बढ़ते जा रहे हैं। डिवीजन में घटेंगे ना, तो मैक्सिमम n से हम लोग को 1 की ओर आना है। तो अभी प्लस माइनस में क्या बताए थे? जितना टाइम 1 से n जाने में लगेगा, अगर उसी स्पीड से लौटेंगे तो उतना ही टाइम n से 1 आने में भी लगेगा। इसका मतलब क्या है? जितना ×2 करने में लग रहा था, ×3 करके जितना 1 से n जा रहे थे, उतना ही टाइम i = n है इनिशियल वैल्यू, i > 1, मतलब 1 या 1 से ज्यादा रहे। जब n से 1 की ओर 1 की ओर n to 1 आएंगे, उतना ही टाइम लगेगा डिवीजन में भी। अब देखते हैं चेक करके। तो यहां बार बार क्या होगा? सिंपल सोचो, क्या होगा यहाँ पर? i का इनिशियल वैल्यू क्या है? n है ना, n है। जब n है, n > 1, हाँ सही है।
यहां आया, एग्जीक्यूट करवाया, फिर यहां पर चला आया। यहां आने के बाद क्या हो गया, n डिवाइडेड बाई 3, n डिवाइडेड बाई 3। फिर अगला बार क्या होगा, इसके नेक्स्ट में क्या होगा, n बाई 3 में डिवीजन होगा 3 से, मतलब कि 3 इंटू 3 हो गया। यहां पर n डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, यहां एक ही 3 है, फिर 3 इंटू 3 हुआ, फिर 3 इंटू 3, बार बार नीचे में मल्टीप्लाई हो रहा है। पिछले बार क्या था, पिछले बार ऊपर में ही 2 आया, फिर 2 इंटू 2 आया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, जिसको हम लोग 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 कर रहे थे। सेम यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे n बाई 3 पावर 1। इसको कैसे लिखेंगे, n बाई 3 पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे, n डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। मतलब कि पावर नीचे में भरा, देखो n और 3 में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 3 के पावर में आ रहा है डिफरेंस। देखो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, कब तक डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को जाना कहाँ है, n से हम लोग को 1 तक जाना है। इनिशियल वैल्यू कितना है, n है, देखो i इक्वल टू n, इनिशियल वैल्यू n है, फाइनल वैल्यू कहाँ है, 1 है, 1 तक जाना है हम लोग को, इसलिए n में बार बार डिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो कितना से डिवीजन कर रहे हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो i इक्वल टू आई बाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं बार बार। मतलब कि n और 3 में चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग क्या है, 3 के पावर में चेंजिंग है। तो इसको लिख सकते हैं ना, n डिवाइडेड बाई 3 पावर k लिख सकते हैं ना, k का वैल्यू चेंज हो रहा है बार बार, k वेरिएबल है। तो k का जो मैक्सिमम, जैसे देखो 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 हुआ, जब 3 पावर 2 हो गया तो यह स्टेटमेंट 3 पावर 1 के लिए एक बार रन किया, 3 पावर 2 हुआ तो 2 बार रन किया, 3 पावर 3 नीचे में हुआ 3 बार रन किया, फिर 3 n बाई 3 पावर 4 होगा तो 4 बार रन किया। मतलब कि पावर जितना होगा उतना टाइम्स यह स्टेटमेंट रन कर रहा है। ठीक, तो जब यह स्टेटमेंट पावर के टाइम्स रन कर रहा है, मतलब कि अगर पावर k हो जाए मान लेते हैं, तब जाकर 1 के इक्वल बनता है। तो k का जो वैल्यू होगा, k का जो वैल्यू होगा उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स तो ये रन करेगा ना, उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स करेगा ना। मतलब क्या है, यहां पर लिखते हैं, ये देखो इस साइड में रफ है, यहां पर लिखते हैं n डिवाइडेड बाई 3 पावर k इक्वल टू कितना, कहां तक जा रहे हैं, n से 1 तक जा रहे हैं हम लोग, इक्वल टू 1। यही इक्वेशन बनाना हम लोग का, n बाई 3 पावर k इक्वल टू 1। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 3 पावर k को इस साइड में लेकर चले गए, 3 पावर k को इस साइड में लेकर चले गए, n इक्वल टू 3 पावर k। तो n इक्वल टू 3 पावर k जब बन गया तो ऐसा ही फॉर्मेट बन गया ना पिछले वाला जैसा, 3 पावर k इक्वल टू n, 2 पावर k इक्वल टू n। फिर यहां से लॉग ले लेंगे ना, लॉग लेंगे, क्या होगा, इस साइड में लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग n इक्वल टू इस साइड में लॉग 3 पावर k। अब जितना नंबर है 3 है उतना ही बेस ले लेंगे, क्योंकि बाद में हम लोग कैंसिल आउट करना चाहते हैं इस नंबर बेस को। यहां भी log n है तो यहां 3 लिए बेस, तो यहां भी 3 ही लेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, इस साइड में तो log n बेस 3 ही रहेगा, इस साइड में k बाहर आ जाएगा, क्या हो गया, k इंटू log 3 बेस 3। नंबर ऑफ बेस सेम है, मतलब कि ये वैल्यू 1 हो गया, k इक्वल टू log n बेस 3 आ गया ना, k इक्वल टू log n बेस 3 आ गया ना।
मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू k का क्या होगा कि n है जो 1 चला जाए बाई थ्री करते करते, तो मैक्सिमम k का वैल्यू क्या है log n बेस 3। मतलब कि ए स्टेटमेंट कितना टाइम्स रन किया, k टाइम्स रन किया। k का वैल्यू क्या है log n बेस 3। मतलब कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया बिगो log n बेस 3। यही बन गया ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सिंपल याद रखना है क्या कि जब 3 से डिवाइड हो रहा हो, जब 3 से डिवाइड हो रहा हो तो यहां बेस क्या होगा 3 होगा। 5 से अगर डिवाइड हो रहा हो तो बेस क्या होगा 5 होगा। समझ रहे हो? 2 से डिवाइड हो रहा हो तो 2 होगा। जो भी नंबर से डिवाइड करें, अगर k से डिवाइड हो रहा हो या फिर कुछ भी p से डिवाइड हो रहा हो, मान लो ऐसा रहता i डिवाइडेड बाई p, i इक्वल टू i डिवाइडेड बाई p, p मान लो एक कांस्टेंट रहता, तो क्या होता log n बेस p, log n बेस p होता। बस समझ लो बात को, बस यही इतना है। तो मल्टीप्लिकेशन रहे या फिर डिवीजन रहे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई रहेगा सेम, इसी को इक्वेट करेंगे। इतना अगर नहीं याद है तब ये करने का जरूरत है, नहीं तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। क्या अच्छा डिवीजन बाई 3 है, i इक्वल टू n, i ग्रेटर देन मतलब कि n से 1 तक जाना है, बार बार डिवाइड हो रहा है 3 से, मतलब कि जो इनिशियल वैल्यू है log ऑफ दिस वैल्यू बेस में जितना से डिवाइड कर रहे हैं, n log ऑफ n बेस में जितना से डिवाइड करें 3, मतलब कि 3 बेस 3 हो गया। समझ रहे हो बात? बस यही है। तो प्लस माइनस हम लोग देख लिए, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, 4 चीजें हम लोग देख लिए। अब यहां पर और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या चेंज करने का? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए ही प्रोग्राम में यहां पर कुछ और वैल्यू रहेगा, तब क्या करेंगे आने वाले क्लास में और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना तक देखो अच्छे से, इतना तक लेकिन सही से रिवाइज कर लो क्योंकि जरूरी है।